नमस्कार मेरे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे स्नेहीजनों। वापस हम आपके सामने मुखातिब हो रहे हैं और इसी के साथ हम अपना व्याकरण का अगला अध्ययन बिंदु लेके आ रहे हैं और वो अपना अध्ययन बिंदु कारक से संबंधित है। तो मित्रों, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि कारक एक प्रकार से विकारी शब्दों में परिवर्तन करने वाला एक घटक होता है। मतलब हम ये समझेंगे, इसको इस प्रकार से जानेंगे। कारक विकारी शब्दों में परिवर्तन करने वाला मुख्य घटक होता है। मैं यहाँ नामोल्लेख करूँगा। कारक वो ही चीज़ होती है जिसको हम पहले भी बता चुके हैं और हम इसके बारे में बार बार चर्चा करेंगे। चर्चा ये करेंगे, हम पहले भी कर चुके हैं कि जो भी शब्द होते हैं या व्याकरण का जो भी दूसरा अंग होता है जो शब्द के रूप में है, ये जो शब्द होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, तो हम विकारी शब्दों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और विकारी शब्दों के बारे में हमने यह पढ़ा कि एक तो विकारी शब्दों में संज्ञा अब होती है, दूसरा होता है सर्वनाम विकारी शब्द में शामिल होता है, तीसरा होता है विशेषण और अंतिम है क्रिया। तो मित्रों, हम इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं, इनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं और हमने ये बताया कि ये सारे के सारे विकारी शब्द हैं। और ये विकारी क्यों हैं? क्योंकि हमने ये बताया कि ये जो चारों प्रकार के शब्द होते हैं इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। एक तो हम लिंग की वजह से परिवर्तन कर सकते हैं, एक वचन की दृष्टि से हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं और एक हम काल की वजह से परिवर्तन कर सकते हैं और एक है हमारा कारक। तो कहने का आशय यही है कि हम इन चारों विकारी शब्दों में इन चार घटक से हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो मित्रों, आज अपना अध्ययन बिंदु यही विकारी शब्दों में परिवर्तन करने वाला घटक है जो हमारे सामने ये कारक के रूप में है। तो हम इस कारक को जानेंगे कि आखिर ये कारक होता क्या है। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वाक्य में दो मुख्य पद होते हैं। वाक्य में दो मुख्य पद होते हैं जिसको हम एक तो उद्देश्य के नाम से संबोधित करते हैं और एक होता है विधेय। तो उद्देश्य में मित्रों हम मुख्य रूप से कर्ता को शामिल करते हैं और विधेय में हम मुख्य रूप से क्रिया को शामिल करते हैं। किसको? हम क्रिया को शामिल करते हैं। तो अगर वाक्य में ये दोनों चीज होंगी, उद्देश्य या विधेय होगा या कर्ता या फिर क्रिया की मौजूदगी होगी, तो समझना कि वो वाक्य एक शाब्दिक अर्थ के रूप में प्रकट हो सकता है। इसके साथ संभावना हम यह भी करते हैं कि वाक्य में ये कर्म भी आ सकता है। तो कहने का आशय यही है कि वाक्य कर्ता, कर्म और क्रिया से मिलकर के बना होता है। तो इस प्रकार से जो वाक्य बनता है उस वाक्य में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, किसमें? कर्ता में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। और कर्ता मुख्य रूप से मित्रों यही होता है, या तो संज्ञा का पद होगा या फिर सर्वनाम का पद होगा। अगर इन दोनों पदों में से कारक की वजह से परिवर्तन होता है तो मित्रों हम कहेंगे कि वो ही कारक एक प्रकार से शब्दों में परिवर्तन करने वाला एक घटक बन जाता है। तो ये कारक क्या है? इस कारक को हम इस प्रकार से भी जान सकते हैं कि यह कारक एक प्रकार से करने वाला होता है। क्या होता है? करने वाला होता है। करने वाला का मतलब क्रिया को करने वाला होता है। और क्रिया को करने वाला कौन होता है मित्रों? इस संज्ञा या कर्ता के रूप में होता है या सर्वनाम के रूप में होता है। तो हम कारक को इस प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं कि कार्य को करने वाला जो होगा वो ही कारक के रूप में अभिव्यक्त होगा या ये आएगा। अब देखिए इसका मुख्य कार्य क्या है मित्रों। इसका मुख्य कारक ये है कि हमने ये कहा कि संज्ञा और जो सर्वनाम के पद होते हैं
ये दो मुख्य पद होते हैं, एक तो है संज्ञा का और एक है सर्वनाम का। तो मित्रों ये संज्ञा और सर्वनाम के पद जहाँ भी वाक्य में आएंगे, जितने भी संज्ञा और सर्वनाम के पद आएंगे, इन दोनों पदों को ये जोड़ने का काम करता है। क्या? इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। और जोड़ने का कार्य कौन करेगा मित्रों? ये कारक ही करेगा। तो ये किस प्रकार से कारक संज्ञा और शब्दों के पदों के बीच में आते हैं, या इन शब्दों के बीच में ये कारक आते हैं, तो वो किस प्रकार से आते हैं, उन्हीं के बारे में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो अब देखिए मित्रों, हम सबसे पहले कारक के जो भेद होते हैं उन भेदों की ही चर्चा करेंगे। और वो भेद मुख्य रूप से हमारे हिंदी व्याकरण में 8 प्रकार के कारक माने गए हैं। और 8 प्रकार के कारकों का मैं यहाँ विश्लेषण करूँगा, या उनको हम लिखने जा रहे हैं। तो 8 प्रकार के जो कारक होते हैं उन कारकों का हम नामोल्लेख इस प्रकार से करेंगे कि पहला जो कारक होता है मित्रों, उसको हम शामिल करते हैं कर्ता में। ये है मित्रों कारक। दूसरा कारक होता है, ये होता है कर्म कारक। तीसरा होता है करण कारक हो गया। 4 नंबर पे हो गया संप्रदान कारक हो गया। और 5 नंबर पे हो गया मित्रों अपादान कारक हो गया, अपादान कारक। और 6 नंबर पे हो गया मित्रों संबंध कारक हो गया, संबंध। 7 नंबर पे हो गया अधिकरण कारक हो गया, अधिकरण। और 8 नंबर पे है वो है संबोधन। तो इस प्रकार से मित्रों ये 8 कारक के प्रकार या कारक के भेद 8 माने गए हैं। अब देखिए इनके बारे में, इनके निशान क्या हैं। तो मित्रों हम इसके निशानों की चर्चा और करना चाहेंगे कि कारक एक प्रकार से जब भी वाक्य में आएंगे या वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम के पदों को जोड़ने का कार्य करेंगे, तो जोड़ने का जो कार्य करने वाले जो भी होंगे वो विभक्ति के रूप में कहलाएंगे। किस रूप में? विभक्ति के रूप में इसको नाम से संबोधित किया जाता है। विभक्ति के साथ इसका दूसरा नाम परसर्ग भी होता है। क्या होता है? ये परसर्ग भी होता है। इसी के साथ हम यह भी कह सकते हैं कि ये कारक चिन्ह है। क्या है? ये कारक चिन्ह है। और ये कारक चिन्ह किन किन के रूप में आएंगे? कर्ता कारक का निशान क्या है, या इसका परसर्ग क्या है, या इसकी विभक्ति क्या है, इनकी सभी की विभक्ति क्या होती है, उन्हीं को हम यहाँ नामोल्लेख करेंगे। तो नामोल्लेख करने से पहले मैं एक बात और बता देना चाहूँगा कि यहाँ हमने जितने भी 8 कारक लिखे हैं, तो मित्रों 8 कारकों में से मुख्य रूप से हमारे सामने 6 कारक ही मुख्य होते हैं। कितने होते हैं? ये मुख्य 6 कारक ही होते हैं। जबकि हमने चर्चा कितने कारक की? हमने 8 कारकों की चर्चा की। तो हमने ये कहा कि 6 मुख्य कारक ही क्यों होते हैं, और वो 6 कारक कौन कौन से होते हैं। तो मित्रों इन 8 कारकों में से आप एक तो संबंध को बाहर निकाल दो और एक आप संबोधन को बाहर निकाल दो। बाकी जो शेष बचते हैं वो ही हमारे सामने 6 कारक मुख्य या प्रमुख या मूल कारक के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारी हिंदी व्याकरण में मूल कारक ये 6 प्रकार के हैं। इनमें से हम एक संबंध को और संबोधन को शामिल नहीं करते। एक कारण तो ये, और दूसरा कारण ये है कि हम इनको मूल कारक ही क्यों मानते हैं। मूल कारक मानने की वजह यह है मित्रों कि सर्वनाम को हम पढ़ चुके हैं। किसको? हम सर्वनाम को पढ़ चुके हैं। और सर्वनाम में ये कहा गया कि सर्वनाम में मुख्य रूप से 7 कारकों की ही चर्चा होती है। कितनी? 7 कारकों की चर्चा होती है। और वे 7 कारक कौन कौन से हैं मित्रों? संबोधन को बाहर निकाल दो और संबोधन के बाद में जो भी कारक बचते हैं वे सारे के सारे उन सभी कारकों का प्रयोग सर्वनाम में ही होता है। एक तो ये एक घटक ये हो गया, एक मुख्य बिंदु ये हो गया। दूसरा बिंदु ये है कि हम आने वाले समय में हम समास का अध्ययन करेंगे, और समास में हम एक समास की चर्चा करेंगे जिसका नाम है तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में जो कारकों से संबंधित जितने भी समास होते हैं,
कारकों से संबंधित जितने भी तत्पुरुष के भेद होते हैं वो मित्रों मुख्य रूप से 6 ही होते हैं। इसमें हम एक तो कर्ता को बाहर निकाल देते हैं और एक संबोधन को बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से हमारी हिंदी व्याकरण में ये कारक एक प्रकार से अलग अलग मत प्रकट करता है। तो हम यहाँ कन्फ्यूज की स्थिति में आ जाते हैं कि हम मूल कारक कौन कौन से स्वीकार करें। तो मित्रों ये मूल कारकों की हम यहाँ चर्चा अब नहीं करेंगे, क्योंकि हम बात करेंगे रीट लेवल की बात करेंगे, रीट लेवल फर्स्ट की बात करेंगे, रीट लेवल सेकंड की हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम वरिष्ठ अध्यापक की बात करेंगे, इसी के साथ साथ स्कूल व्याख्याता की बात करेंगे, या हम ये कहेंगे कि पटवार का एग्ज़ाम हो या एलडीसी का एग्ज़ाम हो या राजस्थान हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हो, या हम ये कहें कि राज्य स्तर पर होने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में जो हिंदी व्याकरण का विषय जुड़ा हुआ है, तो हिंदी व्याकरण से संबंधित जो भी टॉपिक होगा उसमें वाक्य शुद्धि का भी कहीं न कहीं नाम होगा। और वाक्य शुद्धि में सबसे बड़ी भूमिका ये अपने कारक ही निभाते हैं। तो मित्रों इसलिए ये हमारे सामने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है। तो अब देखिए हम इसकी चर्चा करेंगे। अब हम चर्चा ये करेंगे कि ये कारक इतने प्रकार के हैं तो इनकी विभक्तियाँ क्या क्या हैं। तो देखिए हम इन कारकों की विभक्तियों के बारे में या इनके परसर्ग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो मित्रों ये कर्ता कारक हो गया, और कर्ता कारक की जो विभक्ति होती है, विभक्ति हो गई वो मित्रों हमारे सामने ने के रूप में है। कर्म कारक की जो विभक्ति है वो को के रूप में है, को। और करण कारक की है, करण कारक की है मित्रों ये से है या के द्वारा, इनमें से किसी एक का ही प्रयोग किया जा सकता है। संप्रदान का मतलब है संप्रदान के लिए, अपादान का मतलब है अपादान का से, संबंध का के, की। इसमें मित्रों 9 विभक्तियों का प्रयोग होता है। एक तो का से संबंधित ये हो गया, एक हो गया रा, रे, री, और एक हो गया ना, ने, नी, इस प्रकार से। और ये अधिकरण कारक है, इस अधिकरण कारक की विभक्ति है ये हो गया में, और एक है पर, या है ऊपर, या फिर स्थान जो भी सूचक शब्द आ जाए, हम कहें कि स्थान सूचक जो भी शब्द आ जाए वो सारे के सारे अधिकरण कारक में शामिल हो जाएंगे। और संबोधन का मतलब है, संबोधन का मतलब मित्रों ये है कि जहाँ भी वाक्य की शुरुआत विस्मयादिबोधक शब्दों से होती है, जैसे अरे, रे, ओ, या इस प्रकार के शब्दों की विभक्ति आवर्ती होती है या वाक्य की शुरुआत होती है, तो वो इनसे होती है और इन्हीं को हम बोलते हैं कि ये संबोधन कारक है। तो इस प्रकार से हम कारकों की विभक्ति के बारे में हम जानते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये विभक्ति किस रूप में प्रयुक्त होती हैं। इनके बारे में सबसे बड़ी बात जानने वाली ये है कि कर्ता कारक का योगदान यहाँ किस प्रकार से नई विभक्ति के रूप में हमारे सामने आता है, वही हम देखेंगे। तो देखिए मित्रों हम इसको इस प्रकार से समझेंगे। ये कर्ता कारक है मित्रों, हमने इस यहाँ लिखा कर्ता कारक की जो विभक्ति है वो ने है। कर्ता कारक की जो विभक्ति है वो ने के रूप में हमने लिखा है। इस ने का योगदान मतलब ये है, कर्ता कारक की विभक्ति का मतलब ये है मित्रों क्रिया को ये करने वाला होता है। ये क्या होता है? ये होता है क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला है। और इसके बारे में मैंने आपको ये बताया था कि वाक्य में दो पदों का होना आवश्यक है। एक तो कर्ता का होना आवश्यक है और दूसरा है किसका? क्रिया का होना आवश्यक है। ये दोनों जब वाक्य में होंगे तो समझ लेना कि वो कोई ना कोई शाब्दिक अर्थ प्रकट कर रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि वाक्य में एक तो कर्ता का होना आवश्यक है और एक हमारे सामने क्रिया का होना आवश्यक है। तो यहाँ कर्ता कारक होता है वो कार्य करने वाला होता है। कर्ता जो कारक होता है वो कार्य करने वाला होता है। और ये कार्य किस प्रकार से करेगा? जहां ये ने की विभक्ति आ जाए। तो मित्रों कर्ता कारक में जब ने की विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे तो एक बात का विशेष ध्यान रखना कि कर्ता कारक में जब ने की विभक्ति का प्रयोग हो रहा है तो आप ये समझना
कर्ता के बाद में ने की विभक्ति आ रही है तो वो वाक्य किस प्रकार का होगा? उसके साथ स कर्मक या उसके साथ कर्म भी होगा और कर्म के साथ वो वाक्य भूतकाल का होगा। किसका होगा? वो वाक्य भूतकाल का होगा। अगर कर्ता के बाद में हम ये कहें कर्ता के बाद में कर्म हो और कर्म के बाद में क्रिया हो और क्रिया किस रूप में होगी? ये भूतकाल के रूप में ही होगी। अगर इसके रूप में वाक्य आ रहा है तो हम कर्ता के बाद में मित्रों ने की विभक्ति लगाएंगे। किसकी विभक्ति लगाएंगे? हम ने की विभक्ति लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि वाक्य शुद्धि में ये सबसे बड़ा बिंदु बन जाता है कि वाक्य शुद्धि का निर्माण जब हम पढ़ेंगे या वाक्य शुद्धियों की संरचनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे या अच्छी तरह से उसको पढ़ेंगे तो हमें कारकों की भी चर्चा करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने पेश करूँगा। जैसे मैंने कह दिया मोहन, एक वाक्य ले लिया, मोहन ने खाना खाया। अब यही वाक्य आ गया। अब देखिए यहाँ खाना क्या है मित्रों? ये कर्म है। ये क्या है? कर्म है। ये खाया क्या है? ये क्रिया है। और ये क्रिया कौन से रूप की आ रही है? ये क्रिया मित्रों भूतकाल की आ रही है। ये आ गई भूतकाल की। और भूतकाल ये रहा हमारे सामने कर्ता, और कर्ता के ठीक बाद में उसकी विभक्ति आ रही है। कौन सी विभक्ति आ रही है वो देखिए, मोहन के बाद में या कर्ता के बाद में ठीक बाद में नई विभक्ति आ रही है। तो इसका मतलब है यहाँ ये आवश्यक बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि वाक्य शुद्धि के कारण हम नई विभक्ति का प्रयोग करेंगे। हमने, और इसी के साथ हम ये भी कहें कि ये कारक चिन्ह होते हैं, ये संज्ञा और सर्वनाम के पदों को आपस में जोड़ने का कार्य करेंगे। ये रहा संज्ञा ये रही। और ये खाना क्या है? ये भी एक प्रकार से संज्ञा है मित्रों। तो दोनों को जोड़ने का कार्य ये ने विभक्ति कर रही है। ने क्यों आया? क्योंकि भूतकाल का ये वाक्य है। भूतकाल के साथ हमने क्रिया का प्रयोग किया है। इस प्रकार से हम कर्ता कारक में ने चिन्ह का प्रयोग तब करेंगे अगर वर्तमान काल का कोई वाक्य हो और भविष्य काल का कोई वाक्य हो तो ठीक कर्ता के बाद में हम ने विभक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये काल जब हमारे वाक्य में आ जाते हैं तो मित्रों हम कर्ता के बाद में ने विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो समझना कि हमारा वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और पेश करता हूँ, वर्तमान काल का ही एग्जाम्पल पेश करता हूँ। जैसे मैंने कह दिया, दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, अध्यापक पाठ पढ़ाता है। अब देखिए मित्रों इसी के बारे में देख लीजिए। ये ता है, ये क्या है? ये पढ़ा रहा है। ये अभी भी पढ़ाता है। यह अभी भी वर्तमान का बोध करवा रहा है। ये पाठ क्या है मित्रों? ये पाठ है, एक प्रकार से ये कर्म है। और कौन पढ़ा रहा है? ये कर्ता पढ़ा रहा है। तो हम कहेंगे कि अध्यापक जो पाठ पढ़ा रहा है ये क्रिया जारी है अभी तक। ये क्रिया पढ़ाने की जो क्रिया है वो जारी है। अगर हम इसके बीच में ने विभक्ति का प्रयोग करेंगे, अब प्रयोग करने के बाद में अब देखिए क्या बन गया, अध्यापक ने पाठ पढ़ाता है। तो ने की विभक्ति है वो यहाँ बिल्कुल अशुद्ध लग रही है। तो कहने का आशय यही है कि इस प्रकार से हम कर्ता कारक के वाक्यों को हम देखेंगे और कर्ता कारक में विभक्ति का प्रयोग कहाँ आ रहा है उस विभक्ति को हमें विशेष ध्यान रखना है कि इस विभक्ति का प्रयोग हम कहाँ करें। अगला अपना कारक है वो है मित्रों, कर्ता के बाद में आता है कर्म कारक। कर्म कारक की विभक्ति हमने लिखी है, को लिखी है। क्या लिखी है? को। अन्य कारकों के समान हो सकती है। कैसे हो सकती है? देखिए हमने यहाँ कर्म कारक की विभक्ति को लिखी है। अभी आगे देखेंगे, ये को विभक्ति है, ये कर्म कारक की जो विभक्ति है इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे यह हमें ध्यान देना है। तो मित्रों पहले हम कर्म को समझें कि कर्म क्या है। कर्म मित्रों ये है कर्म का मतलब ये है जो कार्य किया जा रहा है या क्रिया की जा रही है उस क्रिया का की जा रही है उस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा मित्रों? उस क्रिया का प्रभाव कर्म पर ही पड़ेगा।
कर्म पर पड़ेगा तो समझना कि वहाँ कर्म से ठीक बाद में वहाँ को विभक्ति का प्रयोग अवश्य होगा। और इसकी छटनी करने के लिए हमें क्या करना है, इसकी छटनी करने के लिए हमें क्या का जवाब ढूंढना है। अगर ये क्या का जवाब मिल जाता है तो समझना कि वहाँ कर्म कारक आ रहा है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, पुलिस ने अपराधी को दंड दिया। अब देखिए मित्रों, एक एग्जाम्पल हमारे सामने ये है। यहाँ देखिए कौन कौन आ रहे हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। किसने? पुलिस ने तो मित्रों ये तो हो गया, क्या हो गया अपना, ये पुलिस तो हो गया अपना कर्ता हो गया, ठीक है। और कर्ता के ठीक बाद में ने विभक्ति आ रही है। ये क्यों आई, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। ये किसको पकड़ लिया, किसको पकड़ लिया, ये कर्म को पकड़ लिया, अपराधी को पकड़ लिया। तो अपराधी कौन है यहाँ, ये कर्म के रूप में है। और कर्म के बाद में ठीक इसकी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। ये क्या दे दिया उसको, ये दंड दिया। तो कहने का मतलब यहाँ ये अपराधी है और अपराधी के ठीक बाद में ये को विभक्ति आ रही है। और को विभक्ति क्यों आई है, क्योंकि मित्रों एक बात का विशेष ध्यान देना है कि यहाँ को विभक्ति का प्रयोग तभी होगा जब किसी वाक्य में दो कर्म होंगे। क्या होंगे? दो कर्म होंगे। और दो कर्म में हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। दो कर्म में मुख्य रूप से किस प्रकार से हो सकते हैं। पहला कर्म हो सकता है कि सजीव कोई प्राणी हो। क्या हो? सजीव प्राणी हो। अगर कोई सजीव प्राणी हो रहा है और हमें कर्म के रूप में यहाँ प्रकट हो रहा है तो समझना सजीव प्राणी की आवर्ती होगी, या सजीव प्राणी कोई कर्म के रूप में आता है तो हम उसके साथ को विभक्ति का प्रयोग करेंगे। किसका? को विभक्ति का प्रयोग करेंगे। एक तो बात ये है, किसके साथ करेंगे हम? सजीव प्राणी के बारे में के साथ करेंगे। दूसरा कर्म इस प्रकार से होता है कि सजीव न होकर कि वो निर्जीव हो सकता है। क्या हो सकता है? निर्जीव प्राणी हो सकता है। और निर्जीव प्राणी या कोई वस्तु हो सकती है, या कोई पदार्थ हो सकता है, या किसी भी प्रकार का हो सकता है पदार्थ होगा। अगर ये वस्तु या पदार्थ या कोई निर्जीव वस्तु कर्म के रूप में आ रही है तो समझना हम वहाँ को विभक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हम को विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो मित्रों अपना वाक्य वहाँ गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से कर्म कारक में को विभक्ति का प्रयोग हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि सजीव जो प्राणी होगा उस सजीव प्राणी के साथ हम, अगर वो सजीव प्राणी कर्म के रूप में है तो उसके तुरंत बाद में हम को विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अगर कोई निर्जीव वस्तु आ रही है तो हम को विभक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखूं, राकेश दूध पीता है। अब देखिए मित्रों, ये भी एक वाक्य है। एक पहला वाक्य ये हो गया और दूसरा वाक्य ये हो गया। अब देखिए राकेश क्या पीता है, राकेश क्या पीता है। हमने प्रश्न किया ये क्या पीता है, उत्तर आया ये दूध आ गया। दूध क्या बन गया? ये कर्म बन गया। अब देखिए मित्रों, दूध क्या है, सजीव है या निर्जीव है? ये मित्रों निर्जीव है या ये अप्राणी है। और हमने ये कहा कि अप्राणी वाचक जो भी शब्द कर्म के रूप में आएंगे तो उसके बाद में हम को विभक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। हमने ये कहा, ये रहा अपना सूत्र। तो इस प्रकार से कर्म कारक में को विभक्ति का प्रयोग इस प्रकार से किया जाएगा। अगर हम यहाँ को विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो अब देखिए मित्रों क्या बन गया, राकेश दूध को पीता है। ये को यहाँ अनर्थ है, यहाँ व्यर्थ है, इसका प्रयोग उचित नहीं है। अगर उचित नहीं होता है तो समझ लेना कि वहाँ वाक्य अशुद्ध बन जाता है। तो इस प्रकार से हम कारक में को विभक्ति का प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हैं। अब बात करें हम दूसरे कारक की। दूसरा कारक अपना है मित्रों, ये करण कारक के रूप में है। करण कारक की विभक्ति हमारे सामने मित्रों ये है से या के द्वारा। करण कारक और इसकी विभक्ति क्या है? इसकी विभक्ति है से, और से के अलावा दूसरी विभक्ति के द्वारा है। के द्वारा किसी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं।
ये से क्यों आया है मित्रों, वो देखिएगा। ये इसलिए से या के द्वारा का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि जो कार्य किया जाएगा वो कौन से माध्यम से कार्य किया जा रहा है, यह हमें देखना है। उसके पीछे, कार्य करने के पीछे जो कार्य किया जा रहा है उसका माध्यम क्या है, यह कर्ता जो कार्य कर रहा है वो किसके माध्यम से कार्य कर रहा है। इसीलिए हम करण कारक की दो विभक्तियों के बारे में बात करते हैं। हम इसके बारे में यह कहते हैं कि जो कार्य किया जा रहा है उसका कोई ना कोई माध्यम होगा, और माध्यम होता है तो वो किस रूप में होगा, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कंस श्री कृष्ण के द्वारा मारा गया। ये देखिए, कौन मारा गया और किसके द्वारा मारा गया, किसके द्वारा मारा गया। ये द्वारा, के द्वारा किसकी विभक्ति है मित्रों, ये के द्वारा विभक्ति है, ये करण कारक की विभक्ति है। और करण कारक ये कहता है कि माध्यम प्रकट करता है, और ये माध्यम, मारने का माध्यम कौन बना, या किसके माध्यम से ये कंस मारा गया, किसके माध्यम से कंस मारा गया, ये मारा गया श्री कृष्ण के माध्यम से। तो यहाँ श्री कृष्ण जो शब्द है ये क्या है, ये करण कारक है। ये करण कारक क्यों है, क्योंकि मित्रों करण कारक की विभक्ति का प्रयोग ठीक इस शब्द के बाद में हुआ है, तब हम कह सकते हैं कि ये माध्यम बना है। और माध्यम बना है तो माध्यम का कार्य एक ही कारक करता है, और वो है करण कारक। तो इस प्रकार से हम करण कारक को समझ सकते हैं। अब अगला अपना कारक है, 4 नंबर पे है, वो है संप्रदान कारक। और संप्रदान कारक की विभक्ति हमारे सामने यह है लिखा हुआ है इसमें, वो है के लिए संप्रदान कारक। ये है हमारे सामने संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की विभक्ति हमारे सामने ये के लिए है, ये के लिए। अब पहले हम इसको देखेंगे, के लिए क्या है, ये क्यों आया है, ये के लिए के अलावा और क्या हो सकता है। तो देखिए मित्रों, हम एक बात की और चर्चा करेंगे। के लिए के साथ इसके साथ हम एक विभक्ति का और प्रयोग करते हैं, को का भी करते हैं और के वास्ते का भी करते हैं, के वास्ते। अब देखिए, हम इसको लेकर के यह बात कह सकते हैं कि किसी भी पद में या किसी भी वाक्य में 2 कारक हो सकते हैं या 2 से अधिक कारक हो सकते हैं, और उन कारकों की विभक्तियां भी हो सकती है, लेकिन कभी भी 2 कारक एक जगह नहीं आ सकते। अगर 2 कारक एक जगह आ जाते हैं तो समझना कि वाक्य अपना वहीं अशुद्ध हो जाता है। तो हम यह कह सकते हैं, और यह भी कह सकते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि एक ही विभक्ति दूसरे कारक से जुड़ करके आए। यहाँ देखिए, हमने क्या कर्म कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया है, देखिए हमने कर्म कारक में को विभक्ति का प्रयोग किया है। उसी प्रकार से हम संप्रदान कारक में इस को विभक्ति का भी प्रयोग करेंगे। अब हम इसको लेकर के कह सकते हैं कि एक ही विभक्ति अगर किसी वाक्य में एक विभक्ति बार बार आ रही है और अलग अलग जगह आ रही है, तो समझना कि उसका व्यवहार भी अलग अलग तरीके से होगा। कर्म कारक का व्यवहार को के रूप में अलग प्रकार से हुआ, और संप्रदान कारक में इस विभक्ति का प्रयोग अलग प्रकार से होगा। वो कैसे होगा, इसको देखिए। ये क्या प्रकट करता है, कहता है संप्रदान कारक कहता है, कारक की मुख्य विशेषता यह है कि यह देने का कार्य करता है। किसका, देने का कार्य करता है। और देने का कार्य का मतलब यह है कि ये एक प्रकार से हित का कार्य कर रहा है। किसका, हित का या उपकार का कार्य करता है, हित या उपकार का। और जहाँ हित या उपकार की बात आ जाती है तो समझना कि वहाँ एक प्रकार से भलाई वाला कार्य हो जाता है। अगर ये इस प्रकार के भाव, भलाई जैसा भाव या देने के कार्य में जिस प्रकार के हित की भाव हमें दिखाई देती है, या उपकार की बात हमें दिखाई देती है, या फिर दान दक्षिणा की बात हमें दिखाई देती है, किसकी, दान दक्षिणा की बात दिखाई देती है, तो समझ लेना कि वहाँ कर्म कारक न होकर के वहाँ संप्रदान कारक ही होगा। संप्रदान कारक
कैसे होगा? हमने कहा कि वाक्य का भाव हमें बता देगा कि ये किस प्रकार का भाव हमें दिखाई दे रहा है, और इसी इसी को लेकर के हम एग्जाम्पल आपके सामने दे सकते हैं। और वो एग्जाम्पल जैसे हमने ये लिख दिया कि मोहन या राकेश या विपुल या कुछ भी नाम हो, हम लिख रहे हैं जैसे राकेश माँ के लिए दवाई लाया। अब देखिए ये क्या है? ये भलाई का कार्य है, ये हित की भावना को हमें दिखा रहा है। किसकी भावना को हमें दिखा रहा है? हित की भावना को दिखा रहा है। और हित की भावना क्या है? ये माँ के लिए दवाई लाने का कार्य कर रहा है। किसके लिए? माँ के लिए। तो मित्रों ये माँ तो हो गई संप्रदान, संप्रदान, और ठीक इसके बाद में इसकी ही विभक्ति आएगी। वो विभक्ति किस रूप में आ गई? वो देखिए, माँ के लिए। ये के लिए क्या है? ये संप्रदान कारक की विभक्ति है, ये के लिए। तो इस प्रकार से हम संप्रदान कारक में भी दो कारकों का चयन कर सकते हैं, या संप्रदान कारक का जो भी उदाहरण होगा वहाँ दो क्रम भी हो सकते हैं। और दोनों क्रम इस प्रकार से हो सकते हैं, एक तो होगा अप्रत्यक्ष क्रम और दूसरा होगा प्रत्यक्ष क्रम। अप्रत्यक्ष क्रम हमेशा हमेशा गौण कहलाएगा, और गौण क्रम वो कहलाएगा जो सजीव हो, और प्रत्यक्ष क्रम या मुख्य क्रम वो कहलाएगा जो निर्जीव हो। तो यहाँ देखिए ये दवाई क्या है? ये दवाई है मित्रों मुख्य क्रम है, ये मुख्य क्रम है। और माँ क्या है? ये संप्रदान कारक तो है ही, लेकिन ये गौण है, ये गौण है। तो इस प्रकार से हम संप्रदान कारक का उदाहरण दे सकते हैं। अब अगला अपना है, अगला 5 नंबर पे जो कारक है वो है अपादान। अब देखिए मित्रों ये अपादान जो कारक है, अपादान कारक की विभक्ति यहाँ से के रूप में है। अपादान अपादान कारक की जो विभक्ति है वो क्या है? वो से है। ये से क्या है? अपादान का मतलब होता है मित्रों ये से हमने पहले भी ये चर्चा करी थी कि यह जरूरी नहीं कि से की विभक्ति तो मित्रों यहाँ भी है, करण कारक में भी है। लेकिन हमने ये बताया था कि वाक्य में विभक्ति किसी भी प्रकार की हो या एक ही प्रकार की अलग अलग जगह आ रही हो, लेकिन उसका व्यवहार किस प्रकार से होता है, उसमें क्या भाव छिपा हुआ होता है, बस उसी के आधार पर कारक की पहचान की जाएगी। अब देखिए यहाँ हम अपादान कारक की विभक्ति ये से के बारे में पढ़ रहे हैं। अपादान कारक में से की विभक्ति है, और से की विभक्ति का प्रयोग हम करण कारक में भी कर चुके हैं। तो हम इन दोनों विभक्तियों को लेकर के कह सकते हैं कि इनका व्यवहार किस प्रकार से हो रहा है, बस यही व्यवहार ही हमें बताता है कि ये करण कारक है या फिर अपादान कारक है। बस यही हमें चयन करना है। तो अपादान कारक अलगाव नजर आता है। क्या है? अलगाव। अलगाव या दूर जाना या दूर होना, अलगाव या फिर दूर जाना या अलग होना या अलग होने का भाव इसमें दिखता है। या हम ये कहें पृथक होना। पृथक होना किसी एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा के एक संज्ञा से अलग हट जाता है। इसी प्रकार के भाव को हम बोलते हैं अपादान कारक। और इस प्रकार के कारक के साथ हम से विभक्ति का प्रयोग करते हैं। वो कैसे करते हैं इसका एग्जाम्पल देखिए। इसका एग्जाम्पल जैसे मैं ये कहूँ जैसे वह अभी तक उदयपुर से नहीं आया। कहाँ से नहीं आया? अब देखिए से आ रहा है मित्रों, कहाँ से? ये अलगाव प्रकट कर रहा है। उदयपुर से अलग तो हो चुका लेकिन अभी तक नहीं आया है। तो इस प्रकार से ये उदयपुर क्या है? ये उदयपुर है, ये है अपादान कारक है, अपादान कारक है। और इस अपादान कारक की विभक्ति एक प्रकार से अलगाव के रूप में प्रकट हो रही है। इसी प्रकार से हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे मेड़ से पत्ता गिरा, ये पेड़ से अलग हो गया, इस प्रकार के एग्जाम्पल भी हैं। या हम ये कहें कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी निकल चुकी थी। मेरे स्टेशन
से पहुंचने से पहले गाड़ी निकल चुकी थी या ट्रेन निकल चुकी थी। से पहले कहाँ, स्टेशन से, मैं स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही ये गाड़ी निकल चुकी थी। तो ये क्या प्रकट कर रहा है, ये अलगाव का भाव प्रकट कर रहा है, या अलगाव प्रकट कर रहा है, या दूर हो रहा है। स्टेशन से गाड़ी दूर चली गई थी ये, और दूर जाना ही एक प्रकार से क्या है, अपादान कारक है। अब देखिए मित्रों, हम ये से पढ़ते हैं किसमें, अपादान कारक में हम से विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और हमने से विभक्ति का प्रयोग कहाँ किया है, हमने से विभक्ति का प्रयोग मित्रों यहाँ भी किया है, करण कारक में भी किया है। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है मित्रों, अपादान कारक में जो से विभक्ति का प्रयोग होता है वहाँ ये मान लेना कि ये विशेषण को हम पढ़ चुके हैं। और विशेषण में हमने पढ़ा, एक अवस्था पढ़ी है विशेषण की, उत्तमावस्था का भी भाव इस अपादान कारक में जुड़ा हुआ होता है। इसको हम यह भी मान सकते हैं कि अपादान कारक एक प्रकार से कारक ही नहीं, या अपादान कारक की जो विभक्ति से है, ये से एक प्रकार से विशेषण की उत्तम अवस्था का भी कार्य करता है। और कैसे करता है इसकी हम चर्चा थोड़ी आगे करेंगे। तो अब देखिए, इस प्रकार से हम अपादान कारक के उदाहरण ले सकते हैं। अब हमारे सामने है मित्रों, अगला है संबंध कारक। 6 नंबर का जो कारक है संबंध कारक। और संबंध कारक के बारे में हमने क्या बताया, संबंध कारक की विभक्ति होती है मुख्य रूप से कौन कौन सी है, का, के, की। एक तो ये है रा, रे, री। एक है ना, ने, नी। इस प्रकार से मित्रों तीन इस प्रकार से संबंध कारक में 9 विभक्तियों का प्रयोग होता है। कितनी विभक्तियों का प्रयोग होता है मित्रों, यहाँ 9 विभक्तियों का प्रयोग होता है। लेकिन मुख्य बात हमारे सामने यह आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है कि इन 9 विभक्तियों में हम इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे जब संज्ञा के पदों के साथ हम संबंध जोड़ने का कार्य करेंगे। एक तो संज्ञा के पद होंगे और दूसरा होगा सर्वनाम के पद होंगे। अगर ये दोनों पद होंगे, इन दोनों पदों को जोड़ने का कार्य या संबंध बताने का जो कार्य करेगा वो संबंध कारक के रूप में जाना जाएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैंने कहा मोहन का भाई राकेश है। अब देखिए ये मोहन का भाई कौन है, ये राकेश है। ये भी संज्ञा है और ये भी संज्ञा है। दोनों का संबंध किस रूप में बता रहा है, ये का के रूप में बता रहा है। और का क्या है, ये संबंध कारक की विभक्ति है। तो इस प्रकार से हम संबंध कारक के एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है संबंध कारक के बारे में कि अगर संज्ञा के जो पद होंगे, किसके, अगर संज्ञा के पदों का संबंध बताने का कार्य करेगा, जैसे ये रहा मोहन और ये मोहन, अगर ये संज्ञा दो संज्ञा के पदों का संबंध बता रहा है तो मित्रों वहाँ का, के, की सूचक शब्दों का ही प्रयोग होगा, या हम ये कहें कि इन्हीं संबंधों का प्रयोग किया जाएगा। अगर इसके अलावा सर्वनाम के जो शब्द आते हैं या सर्वनाम के जो पद आते हैं उनके साथ रा का भी प्रयोग हो सकता है, ना का भी हो सकता है, का भी हो सकता है। लेकिन मुख्य रूप से सर्वनाम के साथ हम इस विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे ये हो गया सर्वनाम मैं, और इसके साथ हमने इसको जोड़ दिया मेरा। जैसे तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये क्या हो गया, ये संबंध बता रहा है, लेकिन है क्या ये तुम है। इस प्रकार से संबंध कारक में ये कारक चिन्ह होते हैं या ये प्रसर्ग होते हैं, ये जोड़ने का कार्य करते हैं। लेकिन संज्ञा के जितने भी शब्द होंगे उन संज्ञा के शब्दों के साथ केवल का, के और की, ये 3 विभक्तियों में से किसी एक विभक्ति का ही हम चयन करते हैं। इसी के साथ हम संबंध को यहीं खत्म करते हैं। अब हम अगला कारक लेके आते हैं जिसका नाम है अधिकरण कारक। अगला कारक है अपना अधिकरण। 7 नंबर का कारक है अधिकरण। और इस अधिकरण कारक का मतलब मित्रों ये है कि अधिकरण एक प्रकार से स्थान का बोध करवाता है। किसका, ये स्थान का बोध करवाता है।
और स्थान का बोध एक जगह हम और चर्चा करेंगे जो अभी तक हमने चर्चा नहीं करी है। हम जब विकारी शब्दों की चर्चा करेंगे, नहीं सॉरी, जब हम अविकारी शब्दों की चर्चा करेंगे तो मित्रों अविकारी शब्दों में एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है जिसका नाम है क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण का एक भेद होता है और उस क्रिया विशेषण का भेद का नाम है स्थान सूचक या स्थान सूचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण का मतलब ये होता है कि इन शब्दों में हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते, या हम ये कहें कि ये क्रिया विशेषण है, ये अविकारी शब्द होते हैं। और अविकारी शब्दों का मतलब ये है कि हम लिंग, वचन, काल और कारक की वजह से परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं जो स्थान का बोध करवाते हैं तो मित्रों वो क्रिया विशेषण किस प्रकार का बन जाता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण बन जाता है। आप ये मान के चलिए कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण के जितने भी शब्द होते हैं वे सारे के सारे अधिकरण कारक में भी शामिल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये स्थान का बोध करवाता है और स्थान का बोध करवाने के लिए इसकी जो प्रसर्ग होते हैं या तो में, पर, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, इस प्रकार जो स्थान का बोध करवाएगा वो स्थान का बोध करवाने वाले जितने भी शब्द होंगे तो मित्रों वे सारे के सारे अधिकरण कारक में ही गिने जाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात यही है कि हम इस बात को लेके कह सकते हैं कि कंपटीशन एग्जाम में हमसे अधिकरण कारक का एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और उस अधिकरण कारक में हमसे कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है, लेकिन हम वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यह अधिकरण कारक एक प्रकार से स्थानवाचक क्रिया विशेषण भी है और स्थानवाचक क्रिया विशेषण होने की वजह से कई स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मित्रों अगर कारक के बारे में बात पूछी जाती है तो हम कारक की ही चर्चा करेंगे। अगर हम अविकारी शब्द की बात करेंगे या हम अविकारी शब्दों के बारे में हमसे पूछा जा रहा है तब हम क्या करेंगे, तब हम अविकारी शब्द के बारे में हम बात करते हैं तो अधिकरण कारक का नाम न लेकर के हम किसका नाम लेंगे, हम लेंगे क्रिया विशेषण का। तो इस प्रकार से क्रिया विशेषण और अधिकरण कारक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लिया, मेज पर पुस्तक रखी है, कपड़े अलमारी में रखे हैं, वह छत पर बैठा है, इसका मतलब क्या हो गया, वह छत पर बैठा है। एक प्रकार से एक क्रिया विशेषण, लेकिन हमसे अधिकरण कार्य के बारे में पूछा जाता है तो ये भी एक प्रकार से स्थान प्रकट कर रहा है। तो इस प्रकार के शब्द हमारे सामने आए या इस प्रकार के प्रश्न हमारे सामने आते हैं तो उसका हम तुरंत जवाब इस प्रकार से देंगे। अगर अधिकरण कारक के बारे में पूछ रहा है तो हम अधिकरण कारक का ही निशान लगाएंगे और क्रिया विशेषण के बारे में पूछ रहा है तो वहाँ अधिकरण कारक का भी आपके सामने ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हम चयन किसका करेंगे, क्रिया विशेषण का ही करेंगे। इस प्रकार से अपना अधिकरण कारक हमारे सामने आता है। अब मित्रों हम बात करें अपना लास्ट कारक और वो है संबोधन कारक। ये रहा संबोधन कारक और संबोधन कारक की विभक्ति के बारे में हमने ये लिखा, ये है संबोधन। और संबोधन कारक की विभक्ति के बारे में हमने ये लिखा, अरे, रे, ओ, हो, हे, इस प्रकार से आ जाए तो मित्रों ये कहाँ आएंगे, ये वाक्य के शुरुआत में होंगे। किसके? वाक्य के शुरुआत में होंगे। ये शुरुआत में कहाँ, ये जहाँ भी वाक्य शुरू होगा उस शुरू के वाक्य में ये शब्द होंगे, ये इनमें से कोई एक होगा और उसके तुरंत बाद में ये विस्मयादिबोधक चिन्ह जरूर होगा। इसको बोलते हैं विस्मय या दिबोधक चिन्ह, दिबोधक चिन्ह बोलते हैं। अगर ये ठीक बाद में आता है या हम ये कहें कि यहाँ ये कोमा आती है और उसके बाद में वाक्य शुरू होता है तो समझना कि वो एक प्रकार से संबोधन करने वाला कारक बन जाता है। तो ये जो शब्द होते हैं ये हैं संबोधन के कारक सूचक शब्द होते हैं, ये है कारक के परसर्ग होते हैं, परसर्ग हैं। तो हम इस प्रकार से चयन कर सकते हैं कि वाक्य में जब शुरुआती चरण होगा विस्मयादिबोधक
चिन्ह के साथ होगा तो समझना कि वो संबोधन कारक ही होगा। इस प्रकार से हम कारकों के बारे में पढ़ते हैं और इसी के साथ हम यह भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वाक्य में कारकों की स्थिति किस प्रकार से होगी, वाक्य में कारक कैसे होंगे, ये 8 के 8 कारक कैसे होंगे, कारक किस प्रकार से हो सकते हैं, किस प्रकार से हो सकते हैं। तो मित्रों ध्यान रखना कि सबसे पहले अगर हम इन 8 कारकों की चर्चा करते हैं तो 8 कारकों में सबसे पहले वाक्य में हमें मिलेगा संबोधन। क्या मिलेगा? संबोधन। और उसके बाद में कर्ता, कर्म, ये सारे कारक एक साथ मिलेंगे, या हम ये कहें कि 1 + 7 कारक की आवर्ती होगी। एक ये क्या है? एक तो ये संबोधन है और बाकी 7 कारक इस प्रकार से क्रम से ही जुड़े हुए होंगे। तो इस प्रकार से हमें वाक्य में कारक पढ़ते हैं और वाक्य की जब अशुद्धियों की या शुद्धियों की चर्चा होती है तब ये कारक बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। तो मित्रों हम इसी कारकों को यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन जो ही हम क्रिया विशेषण पढ़ेंगे और या अविकारी शब्दों की चर्चा करेंगे और वाक्य शुद्ध की बात करेंगे तब हम कारकों की चर्चा बार बार करते रहेंगे और बार बार करने के साथ साथ हम वापस इसी टॉपिक को रिपीट करवाते रहेंगे ताकि वाक्य शुद्धियों तक पहुँचते पहुँचते हम वाक्य को अच्छी तरह से समझ जाएं और वाक्य में जो प्रसर्ग होते हैं किस प्रकार से वाक्य को शुद्ध बनाते हैं, इनके बारे में हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए मैं विराम चाहूँगा। धन्यवाद, शुक्रिया।